नमस्कार, मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरवड़ा। ऑप्टिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर विवर्तन में तीव्रता वितरण, मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये सारी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग फ्रॉनहोफर विवर्तन में तीव्रता वितरण का सूत्र प्राप्त किया था और हमने आयाम जो वितरण या कहेंगे हम लोग आयाम का क्या सूत्र है किसी पर्टिकुलर बिंदु पर, तो वो हमने प्राप्त किया था। हम लोग इस लेक्चर में विवर्तन तीव्रता वितरण का अध्ययन करेंगे। देखो फ्रॉनहोफर विवर्तन हमारा क्या था, ये हमारा कोई स्लिट थी, ठीक है, स्लिट ए बी, ये हमारी स्लिट थी ए बी और ये हमारा प्रकाश अनंत पर स्थित है। अनंत पर स्थित होने के कारण यहाँ से यहाँ जो हमारा प्रकाश किरण कर रही है वो हमारा क्या लगा होगा, समतल तरंग होगा। यहाँ पे हमारा पर्दा था, ठीक है। हम लोग क्या ज्ञात कर रहे थे, पर्दे पर जैसे किसी बिंदु P पर हम लोग तीव्रता वितरण कितना होगा, जो कि सेंटर में यहाँ से, ठीक है, या किसी बिंदु P1 पर तीव्रता वितरण कितनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में पदार्थ कितना आ गया, पदार्थ आ गया हमारा ये BC के बराबर पदार्थ है। हमारे पास में एक महसूस होते कि जो हमारा कलांत पदांतर है वो हमारा a sin थीटा होता है। ये टोटल थीटा कितना, किसी पर्टिकुलर एनुअल थीटा के लिए हमारा a sin थीटा है, ठीक है। वो जो 2 अल्फा होता है हमारा, ये कलांतर है, वो होगा हमारा 2 पाई डिवाइडेड लैम्बडा टाइम a sin थीटा, ठीक है। अगर हम लोग किसी एनुअल थीटा के लिए ज्ञात करना चाहते हैं तो हमारा आएगा 2 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय a sin थीटा, दैट इज, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो फॉर्मूले थे वो हमारा कुल आयाम आएगा, हमारा कुल आयाम था हमारा, वो था हमारा a sin अल्फा डिवाइडेड अल्फा और हमारी जो तीव्रता थी r इज इक्वल टू r0 sin अल्फा डिवाइडेड अल्फा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे पहले मिनिमा के लिए ज्ञात करेंगे। चलो मिनिमा के लिए, ठीक है। पर्दे पर यहाँ से चल के विद्युत तरंग का किसी पर्टिकुलर बिंदु जिस पे जाती है वहाँ पे मिनिमा प्राप्त है या निम्नलिखित प्राप्त हुई, उसके लिए क्या कंडीशन है। देखो हम लोग मानते हैं कि जैसे यहाँ से बिंदु A से और बिंदु B से P1 तक पहुँचने वाले किरणों के बीच में अगर जो पथांतर है लैम्बडा हो, ठीक है, डेल्टा कितना हो, लैम्बडा हो, दैट इज डेल्टा इक्वल टू a sin थीटा, ये कितने के बराबर हो, लैम्बडा के बराबर हो। तो क्या होगा, हम लोग मान सकते हैं कि a b जो तरंगाग्र है उससे बिंदु P1 पर पहुंचने वाले केवल 2 ही तरंगाग्र है, जिनका एक के लिए हमारा होता है डेल्टा 1 इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 और दूसरे के लिए हमारा डेल्टा 2 इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 होगा, ठीक है, ठीक है। उन दोनों के बीच में पदांतर, कुल पदांतर कितना होगा, कुल पदांतर होगा हमारा, अर्थात एक के सापेक्ष a से यहाँ पे पहुंचने वाले के लिए हमारा डेल्टा 1 लैम्बडा बाय 2 है और एक b से इस P1 पर पहुंचने वाले के लिए हमारा डेल्टा 2 इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 है। तो उस स्थिति में क्या होगा, दोनों विनाशी अतिकरण उत्पन्न करेंगे और हमारा क्या होगा, विनाशी पैटर्न बनेगा, ठीक है, विनाशी प्रतिरूप बनेगा और हमारे क्या प्राप्त होगा, हमें निम्नलिखित प्राप्त होगा, ठीक है। तो डेल्टा इक्वल टू लैम्बडा के लिए हमारा निम्नलिखित प्राप्त होगा। फिर डेल्टा इक्वल टू अगर हम लोग 2 लैम्बडा अगर कंसीडर करें, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू 2 लैम्बडा कंसीडर करें तो हम लोग मान सकते हैं कि a b तरंगाग्र हमारे पास 4 भागों में विभाजित है, ठीक है। a b तरंगाग्र हमारे पास 4 भागों में विभाजित है। जैसे फर्स्ट में माना हमने इस प्रतिरूप में हमारा किस प्रकार से होगा, देखो a b है
यहाँ तक का हमारा लैम्बडा बाई 2 है और यहाँ तक का लैम्बडा बाई 2 है। ओके, अब यहाँ पे देखो डेल्टा इक्वल टू लैम्बडा है, तो हम लोग इसको मान सकते हैं ए बी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लैम्बडा बाई 2 है, फिर दूसरा लैम्बडा बाई 2 है, फिर तीसरा लैम्बडा बाई 2 है, फिर लैम्बडा बाई 2 है। ठीक है, ये हमारा बिंदु है, तो इसका जैसे सेंटर हम लोग को मान लेंगे। सेंटर हमारा वो है, तो यहाँ से इसमें लैम्बडा बाई 2 का पतांतर होगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए लैम्बडा बाई 2 पतांतर होगा। उसी प्रकार से लैम्बडा बाई 2 पतांतर यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाई 2। तो देखो इन दोनों ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों का जो प्रभाव है एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हमारा क्या बनेगा, विनाशिक प्रतिरूप बनेगा। उसी प्रकार से हम डेल्टा इक्वल टू थ्री लैम्बडा कंसीडर करें तो हम मान सकते हैं कि ए बी जो तरंगावे है वहां से हमारे केवल 4 तरंगावे ही बिंदु P1 पर पहुंचने। ठीक है, वो इस प्रकार से डिवाइड होंगे 6 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये छठा है। ये लैम्बडा बाई 2 है, ये भी लैम्बडा बाई 2 है, इसका भी पतांतर लैम्बडा बाई 2 है। लैम्बडा बाई 2 एक दूसरे के सापेक्ष किसका पतांतर है, लैम्बडा बाई 2 का पतांतर है। तो लैम्बडा बाई 2 का पतांतर होने के कारण इनका प्रभाव एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा और वापस हमारा विनाशिक प्रतिरूप प्राप्त होगा। हम लोग ये डेल्टा इक्वल लैम्बडा, डेल्टा इक्वल टू लैम्बडा, डेल्टा इक्वल टू 3 लैम्बडा, उसी प्रकार से डेल्टा इक्वल टू n लैम्बडा के लिए अगर हम लोग पतांतर हो हमारे पास में, तो उस स्थिति में क्या होगा हमारा, ये विनाशिक प्रतिरूप ही बनेगा, अर्थात हमारे पास में जो बिंदु P1 पर प्राप्त होगा वो निम्नलिखित प्राप्त होगा। ठीक, अर्थात ए बी अगर तरंगावे पूरा ले और ए और बी के बीच या ए से P1 पर बी से P1 पर पहुंचने वाली विद्युत तरंगिकाएं या जो प्रकाश किरण है उनके बीच में जो BC पतांतर है वो हमारा अगर n लैम्बडा हो, दिस BC इक्वल टू n लैम्बडा हो, तो हमारे पास में जो प्रतिरूप बनेगा वो कैसा बनेगा, विनाशिक प्रतिरूप बनेगा। तो हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं कि निम्नलिखित के लिए हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आएगी, निम्नलिखित के लिए हमारे पास जो कंडीशन निकल के आएगी, निम्नलिखित के लिए हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो आएगी डेल्टा इक्वल टू n लैम्बडा, डेल्टा इक्वल टू n लैम्बडा इक्वल टू a sin थीटा। ओके, a sin थीटा या थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए निम्नलिखित के लिए कंडीशन निकल गया है कि n लैम्बडा इक्वल टू a sin थीटा होगा। उसी प्रकार से हम लोग उच्चिष्ट के लिए निकाल सकते हैं। उच्चिष्ट के लिए निकालते हैं हम लोग, देखो उच्चिष्ट के लिए निकालते हैं हम लोग। उच्चिष्ट के लिए निकालते हैं, ठीक है, मैक्सिमा के लिए। सपोज करो हमारा डेल्टा इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 है। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 और डेल्टा कितना है हमारा a sin थीटा। अतः हमारे पास में केवल एक ही तरंगाग्र है और उस a से b तक जो हमारा तरंगाग्र है, a से P1 पर और b से P1 पर पहुंचने वाले किरणों के बीच में पता तक कितना है, लैम्बडा बाई 2 है। तो क्या होगा हमारे पास में, हमारे पास दूसरा लैम्बडा बाई 2 वाला कोई तरंगाग्र है नहीं और पूरा एक संपोषी पैटर्न बनेगा। ठीक है, या कहेंगे लोग उच्चिष्ट की हमको कंडीशन प्राप्त होगी इस स्थिति में। उसी प्रकार हम लोग डेल्टा इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2 ले लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हमारे पास में जो तरंगाग्र है, ठीक है, उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2 और लैम्बडा बाई 2, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर लिया। कितने भागों में, 3 भागों में, लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2। अब हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों तरंगाग्र जो दोनों तरंगाग्र है, ठीक है, या हम लोग
जैसे हमने फ्रेनेल रिवर्टर में जो क्या कहा था, कटिबद्ध कहा था, ठीक है। तो इन दोनों से जो प्रतिरूप बनेगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन फिर भी हमारे पास λ/2 का जो होगा तरंगाग्र का जो भाग है, तरंगाग्र है, वो उसका पैटर्न को कोई कैंसिल नहीं करेगा और ये हमारे पास में फिर समकोणीय पृथक्करण वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है और हमारे पास में P1 पर क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग डेल्टा इज इक्वल टू 5 λ/2 अगर लेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 की बजाय क्या होंगे, 5 भाग होंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। λ/2 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 और λ/2। देखो हम लोग इन दोनों प्रतिरूपों को दोनों कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को दोनों कैंसिल कर देंगे, तो फिर हमारे पास फिर एक बचेगा, तो फिर हमारे पास में P1 पर क्या होगा, मैक्सिमा हमको प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, मैक्सिमा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर डेल्टा इक्वल टू हमारे पास इसी प्रकार से डेल्टा इक्वल टू हमारे पास 2n + 1 λ/2 हो, ठीक है, 2n + 1 λ/2 हो, तो हमारे पास जो प्रतिरूप बनेगा उसमें हमको क्या प्राप्त होगा, उच्चिष्ट प्राप्त होगा, मैक्सिमम प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज A sin थीटा, डेल्टा इक्वल टू 2n + 1 λ/2 दैट इज A sin थीटा। मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे, मैक्सिमम के लिए हमारे पास में डेल्टा इक्वल टू 2n + 1 λ/2 होना चाहिए, या हम लोग कहेंगे कि A sin थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, A sin थीटा इक्वल टू 2n + 1 λ/2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2n + 1 λ/2 होना चाहिए। तो हमको जो प्रत्येक बार हमारे जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा उसमें हमको कहाँ पे निर्दिष्ट और कहाँ पे मैक्सिमम प्राप्त होगा, उसके लिए हमारी कंडीशन है, मैक्सिमम के लिए कंडीशन है A sin थीटा शुड बी 2n + 1 λ/2 अर्थात पथांतर इतना होना चाहिए, और निर्दिष्ट के लिए हमारा पथांतर डेल्टा इक्वल टू n λ इक्वल टू A sin थीटा होना चाहिए। अब हम लोग क्या याद करते हैं, हमारे पास में हम लोग जो तीव्रता वितरण है उसमें हमारा ये आया I = I sin² अल्फा और α², तो मैक्सिमम पर हम हमारी तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी और मिनिमम पे हमारी तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी, हम लोग इस फॉर्मूले से याद करते हैं, ठीक है। देखो I इक्वल टू कितना होना है, I इक्वल टू sin² अल्फा डिवाइडेड α², I इक्वल टू sin² अल्फा डिवाइडेड α², ओके। तो देखो अगर हमारे पास में ये अल्फा इक्वल टू 0 हो, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 0, तो हमारे पास में I इक्वल टू R0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 0 का आंसर कितना होगा, यहाँ से देखो अल्फा 0 तब भी होगा जब थीटा 0 होगा, ठीक है। दैट इज ये मैक्सिमम की कंडीशन है हमारे पास में, ठीक है, इसकी कंडीशन है मैक्सिमम की कंडीशन है। उसके अलावा देखो हमारे इस फॉर्मूले से अल्फा 0 अन्य थीटा इक्वल टू अन्य कोई स्थिति के लिए भी अल्फा इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वहां पे भी हमको अन्य उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, द्वितीय उच्चिष्ट वगैरह, वो उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू sin अल्फा, ठीक है। इनमें हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं α², इन दोनों में हम लोग ग्राफ खींचते हैं, और जहां पे हमारे ये मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए क्या करते हैं, लोग इसका एक बार अवकलन करते हैं, ठीक है, एक बार अवकलन करते हैं अल्फा के सापेक्ष, ठीक है। इसमें सिर्फ अल्फा ये चेंज हो रहा है, अल्फा कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारा थीटा चेंज हो रहा है, थीटा कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे हमारा तरंगाग्र की जो या शेप कहें उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो रही हो, ठीक है। या हम लोग कहें कि कौन सी तरंगाग्र के सापेक्ष हमारा पैटर्न आयाम ज्ञात कर रहे हैं वो चेंज हो, तो हम लोग हमारा सिर्फ अल्फा ही चेंज होगा, ठीक है। तो अल्फा के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं लोग,
डी आई डिवाइड बाई डी अल्फा, दिस इज इक्वल टू आई जीरो। ओके, एक बार मैं साइन अल्फा कर देता हूँ, तो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इस अल्फा स्क्वायर को क्या दो बार कितना आएगा, -2 डिवाइड बाय अल्फा क्यूब। ओके, तो दिस शुड बी, इसको हम लोग जीरो करके लेते हैं, फिर जो मान आएगा उसको हम लोग यहाँ पे रख के देते हैं, फिर हम देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम आएंगे। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ से हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइन अल्फा है हमारा और अल्फा स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं, 2 भी है हमारे पास ये पूरा। ठीक है, तो 2 ऊपर है हमारा साइन अल्फा, नीचे हमारा अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, 2 साइन अल्फा डिवाइड अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय अल्फा वर्सेस। ठीक है, दिस इज 0। ये कितना है, 0 है। तो या तो हमारा क्या होना चाहिए, ये क्योंकि अल्फा यहाँ से इससे हमारा शून्य नहीं होगा, अल्फा से तेज का मान शून्य नहीं होगा, तो हमारा साइन अल्फा से होना चाहिए, साइन अल्फा मस्ट बी 0। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, दिस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड अल्फा मस्ट बी 0। ठीक है, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो साइन अल्फा इक्वल टू 0 पे हमारा मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम हमारा जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैक्सिमम मिनिमा होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या करते हैं, अल्फा इक्वल टू ये अल्फा इक्वल टू क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस साइन अल्फा डिवाइडेड कोस अल्फा, दैट इज tan अल्फा। तो हमारा जो दूसरा समीकरण है अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई, ये मैक्सिमम या मिनिमम का होगा जब sin अल्फा इक्वल टू 0 या अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। तो पहली कंडीशन क्या है, अल्फा इक्वल टू 0 होने की, जैसे ही हमारा अल्फा 0 होता है तो हमारा जो मैक्सिमम प्राप्त होता है वो बिंदु P पर आता है, और वो क्या होता है, हमारा सेंट्रल मैक्सिमम होता है। देखो sin अल्फा इक्वल टू 0 हो गया तो ये I इक्वल टू I0 होता है। और sin अल्फा किस पे 0 होता है, अल्फा पे 0 हो सकता है, अल्फा इक्वल टू 0 पे sin अल्फा इक्वल टू 0 पे हो सकता है, तो अल्फा इक्वल टू 0 पे sin स्क्वायर अल्फा डिवाइड अल्फा स्क्वायर का मान भी 1 होगा, उस कंडीशन में हमारा I इक्वल टू I0 होगा। नेक्स्ट हमारे इक्वेशन है अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। देखो कैसे हल करेंगे हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू tan अल्फा। ठीक, y इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू tan अल्फा, ये दो हमारे पास समीकरण आ जाते हैं। इन समीकरणों को हम लोग हल करते हैं और रैखिक विधि से हम लोग हल करते हैं। तो देखो हल करते हैं किस प्रकार से भी हमारे पास हल देती है। ओके, कि हमारे पास π/2 है। ठीक है, ये हमारे पास पाई है, ये हमारे पास 3π/2 है, ये हमारे पास है 2π। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है 2π और ये हमारा 5π/2। ऐसे हमारे एक के बाद एक पाई के लिए। ठीक है, तो ये हमारा शून्य है, यहाँ पे हमारा शून्य, तो एल्फ ये हमारा जो एक्स है वाई एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, किसको, अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात 2 अल्फा इनका डबल होगा। ठीक है, 12 इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू tan अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू 0 पे हमारा
tan अल्फा क्या होता है, शून्य होता है। अगर हम लोग tan अल्फा का ग्राफ आता तो हमारे इस प्रकार से ग्राफ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा ये ग्राफ इस प्रकार से आएगा, सॉरी इस प्रकार से आता है ग्राफ, ठीक है। 3 फिर इनफाइनाइट हो जाता है 10। इसके बाद फिर हमारा ग्राफ आएगा इस प्रकार से 5/2 पे, फिर ये मैक्सिमम होता है। ये क्या है, ये 45 डिग्री की पृथ्वी की एक रेखा है। तो देखो हम लोग खींचते हैं तो इस प्रकार से आएगा हमारा, ठीक है। इस प्रकार से आएगा, जहां जहां पे हमारा ये y इक्वल टू अल्फा की लाइन है, ये tan अल्फा है, ठीक है। ये भी tan अल्फा है, tan अल्फा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है हमारे tan अल्फा है, ठीक है। ये ग्राफ हमारे tan अल्फा का ग्राफ है और ये y इक्वल टू अल्फा का ग्राफ है। जैसे जैसे हमारा अल्फा यहाँ पे 5/2 तक हमने खींचा है, तो देखते हैं हम लोग ये y इक्वल टू tan अल्फा और i इक्वल टू अल्फा किस पे मिल रहे हैं, 0 पे मिल रहे हैं। y इक्वल टू 0 पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो 0 पे हमने देखा यहाँ पे अगर अल्फा इक्वल टू 0 रखते तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमारे पास प्राप्त होता है i इक्वल टू i0 और अल्फा इक्वल टू 0 किस पे होता है, अल्फा इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर थीटा इक्वल टू 0 तो अल्फा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 किस पे होता है, हमारे इस बिंदु के इक्वल होता है। i इक्वल टू i0 दैट इज सेंट्रल मैक्सिमम प्राप्त होता है, ठीक है। अब हमारे पास अन्य मैक्सिमम भी प्राप्त होते हैं जो कि y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू tan अल्फा के जो कटान बिंदु होते हैं वहां पे हमको ये मिलते हैं। तो ये कटान बिंदु हमारा ये रहा, ठीक है। एक कटान बिंदु हमारा ये रहा। हम लोग ऐसे मानते हैं कि ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, ठीक है। ये कितना है, 3π/2, ये 5π/2। इनकी एग्जैक्ट पोजीशन कितनी होती है, आई थिंक जैसे 3π/2, 5π/2 या 7π/2, ठीक है। हम लोग अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू होती है वो लगभग होती है आई थिंक 1.43 और इसकी होती है 2 कुछ होती है, ठीक है। इस प्रकार से होती है कि y इक्वल टू इन पर अगर हम लोग इनके मान अगर यहाँ पे रखें साइन अल्फा का मान, ठीक है, अल्फा का मान यहाँ से 0 पे रखें तो मैक्सिमम प्राप्त होगा सेंट्रल मैक्सिमम। इसके बाद 3π/2, 5π/2, 7π/2 अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमारा i इक्वल टू एग्जैक्ट i0 तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ अलग वैल्यू आएगी जो हमारे पास में सेंट्रल मैक्सिमा i इक्वल टू i0 से थोड़ा डिफरेंट होगी, क्योंकि एक कटान बिंदु 1.43 पे है, ठीक है। एग्जैक्ट 3π/2 पे नहीं है, एग्जैक्ट 3π/2 पे नहीं होने के कारण हमारा जो अल्फा है साइन अल्फा वो 0 नहीं होता, ठीक है। कितना नहीं होता है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती इससे। तो ये हमारा y इक्वल टू 0, 1.43 और 2 कुछ वैल्यू है उस पे हमारा ये मैक्सिमम प्राप्त होता है, ठीक है। इतना पाई है और ये 2.46 पाई होता है, ऐसे वैल्यू आते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल है, वैसे थ्योरेटिकल इस प्रकार से हमारे ये एग्जैक्ट मान आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू 3π/2, 5π/2, 7π/2 इसके अंदर रखते हैं। हम लोग तीव्रता ज्ञात करते हैं, हमारी तीव्रता कितनी आती है, देखो i0 रखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। ये हमारे दो इक्वेशन थे, इन दोनों इक्वेशनों को भी हम लोग यहाँ पे इनको हटा के रख सकते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कुल आयाम sin अल्फा इक्वल टू 0 एक कंडीशन आई थी हमारी, और दूसरी आई थी हमारी अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। इनसे हमारे y इक्वल टू कितने प्राप्त हुए, y इक्वल टू 0, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ठीक है। ये मान प्राप्त होते हैं, इनके एग्जैक्ट मान होते हैं 0, 1.43 पाई एंड 2.46 पाई। ये 2.46 पाई है, कितना है 1.43 पाई 2.46 पाई, ऐसे मान आते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन मानों हम लोग इसमें रखते हैं आगे, तो मान लेते हैं कुछ इसकी वैल्यू कितनी आती है, i इक्वल टू
y इक्वल टू 0 पे I इक्वल टू ये y इक्वल टू 0 पे sin स्क्वायर अल्फा डिवाइड अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। सो I इज इक्वल टू I लिखते हैं और ये हमारे क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमम होता है। सेंट्रल मैक्सिमम कौन सा होगा एक्जिट बिंदु P पर वो किसी बिंदु रहेगा। उसके बाद हम लोग y इक्वल टू कितना रखते हैं y इक्वल टू 3π/2 रखते हैं तो ये मान लो sin स्क्वायर अल्फा डिवाइड अल्फा स्क्वायर कितना है ये आएगा हमारा sin स्क्वायर 3π/2 डिवाइड 3π/2 इसका स्क्वायर इसका मान 1 आएगा स्क्वायर होने के बाद में इसका मान कितना आएगा हमारा 4/9 कितना आएगा 4/9 तो हम लोग I इक्वल टू कितना होगा हमारा I इक्वल टू I 4/9π 4/9π इसका मान I/22 होगा ठीक है पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर सॉरी दिस इज पाई स्क्वायर पाई इक्वल टू 22/7 रखने पे या 3.44 रखने पे जो वैल्यू आएगी 3.14 की वैल्यू रखने तो हमारा I इक्वल टू पाई आ जाएगा ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अगर y इक्वल टू 5π/2 ले y इक्वल टू 5π/2 ले इसके तो हमारा कितना आएगा मैं तीव्रता y इक्वल टू 5π/2 sin 5π/2 इसका स्क्वायर डिवाइड 5π/2 का स्क्वायर दैट इज 4/25 पाई। तो I कितना होगा हमारा I इक्वल टू 4/25 पाई स्क्वायर दैट इज I डिवाइड 61 आ गया ठीक है। उसी प्रकार से y इक्वल टू 7π/2 लेंगे तो हमारा sin 7π/2 का स्क्वायर डिवाइड 7π/2 का स्क्वायर दैट इज हमारा 4/49 पाई स्क्वायर आएगा ये 4/49 पाई स्क्वायर और हमारा I कितना है I इक्वल टू I0 4/49 पाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू I डिवाइड बाय 121 ओके। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारी तीव्रता कितनी आएगी पहले मैक्सिमा आएगा हमारा I/22 जो तीव्रता मैक्सिमम पे होगी उसका 22वां भाग होगी और यहाँ पे हमारी जो सेकंड मैक्सिमा आएगा उसमें तीव्रता का कौन सा भाग होगा 61वां भाग होगा। तो थर्ड हमारी जो मैक्सिमा आएगा उसमें मैक्सिमा कौन सा भाग होगा I0 डिवाइड 121वां भाग होगा ठीक है। देखो हम लोग पाई इक्वल टू 22/7 तो हमारा पाई स्क्वायर इक्वल टू 22 गुणा 49 दैट इज 121 डिवाइड 49 मल्टीप्लाई बाय 4 इसमें से हमने दो कॉमन ले लेते 11 मल्टीप्लाई बाय 11 को 121 हुई। ये जो पाई स्क्वायर है इसका मान देखो यहाँ पे रखते हैं लोग पाई स्क्वायर में I इक्वल टू I0 4/9 पाई स्क्वायर ठीक है। तो देखो यहाँ पाई स्क्वायर में हमारा 121/49 मतलब 4 है I0 4/9 मल्टीप्लाई बाय 121 गुणा 4 तो ऊपर आएगा 49 कितना आएगा 49 तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा आएगा 49 डिवाइड बाय 121 मल्टीप्लाई बाय 9 इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारा मान लो 22 ही आ जाएगा नहीं आएगा। उसी प्रकार से ये मान हमारे कितने आएंगे देखो अब हम लोग पैटर्न में बनाते हैं किस प्रकार का पैटर्न आएगा हमारे पास पहले तीव्रता सॉरी फर्स्ट मैक्सिमा आएगा हमारा I0 सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसके बाद ये आएगा उसके बाद ये आता है फिर ये आएगा ठीक है। अभी हम लोग निकालते हैं कितना आता है
ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है बिंदु पी, ठीक है। ये हमारा टंगावे का बिंदु ये है, ये बिंदु ये है, ये भी। तो देखो सेंट्रल मैक्सिमम आएगा, जिससे हमारा ये सेंट्रल मैक्सिमम आ गया, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम कितने पे है, अल्फा इक्वल टू 0 पे आएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आएगा इसकी तीव्रता कितना आएगा, उसकी तीव्रता का 1/22 से भाग आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इसकी तीव्रता का 1/61 का भाग आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा इसकी तीव्रता का, फिर उसके बाद हमारे इस प्रकार का पैटर्न होगा। वैसे ही इधर भी होगा हमारा सेम थिंग है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राफ में शो करते हैं। तो इस प्रकार से बता देगा, जैसे ये हमारा ए बिंदु पी है, तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो सेंट्रल मैक्सिमम होगा। देखो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमम होगा, ये हमारा I0 होगा, ठीक है। कितना होगा, I0 सेंट्रल मैक्सिमम। और बाकी लोग तीव्रता वितरण होते हैं हमारा I0 sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा आएगा मैक्सिमम आएगा वो कितने पे आएगा, वो आएगा 3π/2 पे, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट मैक्सिमम आएगा यहाँ पे 3π/2 पे। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा आएगा 5π/2 पे। ये उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे इन दोनों की हाइट बराबर होती है। ये आता हमारा 3π/2 पे, ये हमारा 5π/2 पे आता है, ये हमारा 7π/2 पे आएगा। उसी प्रकार से ये हमारा फिर इनका मान कितना है, घटता जाता है, ऐसे आता है। तो देखो ये तो जो हमारा I0 आया, ये हमारा आएगा I0 डिवाइडेड बाय 22, I0 डिवाइडेड बाय 22, I0 डिवाइडेड बाय 61, ये I0 डिवाइडेड बाय 61, I0 डिवाइडेड बाय 1 to 1, ठीक। तो उनका जो तीव्रता है, जो अदर मैक्सिमम है, उनकी तीव्रता क्या है, बहुत ही तेजी से घटती जाती है। और उसके बाद में हमको जो पैटर्न मिलते हैं वो इस प्रकार से मिलता है। तो ये हमारा फ्रॉनहोफर में तीव्रता बदलना पैटर्न आया है, वो हमारा इस प्रकार से आएगा। लाइक में देखेंगे।